हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं माइंड ट्रैक 07 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो अपनी सेकंड क्लास है, ठीक है। और अपना जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो है हिंदी साहित्य से, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले ही। हमने इसकी शुरुआत पिछली क्लास में कर चुके हैं। आपको एक चीज मैं सूचना बता देता हूँ कि जो हमारी क्लास आएगी, ठीक है, हिंदी साहित्य की क्लास आएगी, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी। अर्थात जैसे कि आज आ गई है तो कल का ब्रेक लेकर परसों, ठीक है ना। ऐसा करेंगे एडजस्ट, क्योंकि अपनी जो क्लास होने वाली है, क्योंकि साहित्य को अपन तुरंत याद कर लें वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ना कि अपन थोड़ी थोड़ी चीजों को। अपन क्या, जैसे कि एक दिन का गैप आ जाएगा, प्लस में आप और भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपना साहित्य भी बहुत स्पीड में हो जाएगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आपको बस एक चीज पे ध्यान रखना है। अब क्या, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है, आलकस आने की। क्योंकि बच्चे इस टाइम तैयारी कम और सोने पे और रजाई के अंदर ज्यादा ध्यान देता है जाने के लिए, ठीक है। जो आपका खाना है वो एक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने सपना बनाया है तो आपको सबसे पहले क्या बोल सकते हैं उसको अपन, ड्रीम, ठीक है। ड्रीम में सबसे पहले जो डी होता है ना, उसका मतलब ही अपना क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन, ठीक है ना। समझ गया। और आर से अपन बना सकते हैं रेगुलरिटी। तो आपको सीधी सी बात है, अपने ड्रीम के लिए पहले डिसिप्लिन हो और साथ में क्या, रेगुलरिटी बनी रहे। ये अपने को स्टार्टिंग करनी है। पिछली कक्षा हमने जो पिछली कक्षा गई अपनी जस्ट, है ना, उसमें अपन क्या है उसका हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू कर चुके हैं। और लास्ट हमने जो किया था ना, वो हमने क्या किया था, जो प्रमुख ग्रंथ थे, ठीक है ना, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हिंदी साहित्य है ना, ये स्पीड में पढ़ने की तो चीज नहीं है, क्योंकि समझ में आना जरूरी होता है। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अपनी गति से, ठीक है ना, कम नहीं ज्यादा। पर जो भी चीज होगी बिल्कुल समझते हुए ही आपको लिखना है। जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही लिखो, वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स जितना आप बनाएंगे, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आप पैराग्राफ ऐसा बनाए इतना बड़ा, ठीक है, आधे पेज में पैराग्राफ, तो एग्जाम टाइम में आपको क्या समस्या आएगी, आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप पढ़ने की सोचेंगे तो ये यूं सोचेंगे भाई इस पेज को अपन छोड़ दें क्योंकि ये बहुत बड़ा है, पर आप हो सकता है उसमें से कोई ना कोई लाइन ऐसी निकल जाए जो अपने काम की हो, ठीक है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बनाओ, मतलब पॉइंट बनाओ, पॉइंट पॉइंट के हिसाब से। उसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट लगा दो, और जो बेस्ट है उस, हालांकि बेस्ट तो नहीं है फिर भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर क्या है, अपनी कम से कम नजर तो चली जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज जो अपना टॉपिक चल रहा है। तो अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हम इसकी स्टार्टिंग पहले कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सही चलेगा। इसमें क्या थोड़ी समस्या ये है कि सही ज्यादा देता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी बात है। तो हम इसमें जो आज की जो स्टार्ट होने वाला है अपना टॉपिक, वो होगा हिंदी साहित्य। इसे आगे की जो अपने क्लास हो चुके ना उससे आगे करना है, ठीक है ना, कंटिन्यू। हिंदी साहित्य के रचनाएं, जो इतिहास की रचनाएं, अरे यार अपना डस्टर कहाँ है। हिंदी साहित्य के जो लेखन विधा है हिंदी साहित्य की है ना, एक ही जगह की करो, हिंदी साहित्य की लेखन लेखन लेख अरे यार क्या नाम? लेखन प्रमुख पद्धतियां, लेखन में प्रमुख पद्धतियां। भाई जो अपन इतिहास लिख रहे हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भाई इतिहास को लिखने के लिए हमने किसका सहारा लिया है, इतिहास सूत्र का। इतिहास सूत्र का कैसे, कि भाई सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इतिहास सूत्र क्या है। इतिहास सूत्र वे ग्रंथ या ऐसी रचनाएं जो स्वयं तो कोई ग्रंथ, मतलब स्वयं तो कोई रचना या ग्रंथ नहीं बन पाए, पर
उन्होंने जो नए ग्रंथ बने, मतलब ग्रंथ बनने में क्या अपनी सहायता प्रदान की। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी के पास अपना डाटा होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाला है वर्गीकरण, चलो पहले देखते हैं फिर अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जो डिटेल से पढ़ना है उसमें ही आ जाएगी सारी चीज। फिर मैं आपको बताऊं, इतिहास सूत्र वे होते हैं जो इतिहास बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब खुद तो ग्रंथ नहीं बन पाए पर जो दूसरा ग्रंथ बना रहा है ना, उसमें क्या वो सहायता प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल में अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे मैथ का अगर कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से जो हल होगा, ठीक है, आंसर आएगा, जो फॉर्मूला है वो इतिहास सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको याद रखनी, जो भी हिंदी साहित्य की विधियां आई हैं, सॉरी, हिंदी साहित्य की जो लेखन हुए हैं, जितनी भी रचना हुई है, उनमें कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया है। पहला आती है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम एक तो सबसे पहले ये पद्धति आई है, ठीक है ना। इस पद्धति का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो है ग्राफ। जो अपने तासी सर जी होते हैं ना, वो करते हैं, इसका है ग्रास द तासी, है ना। फिर इसका डिटेल में अपन नाम लिखेंगे, स्टार्टिंग वो बाद में करेंगे। ये एक व्यक्ति है, साथ में इसके साथ ही अपने दूसरे व्यक्ति आते हैं शिव कुमार सेंगर, ठीक है, शिव कुमार सेंगर, ठीक है ना। ये व्यक्तियों ने वर्णानुक्रम का प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम क्या चीज है, वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि किसी क्रम को अपन जमाना, इन्होंने वर्ण के आधार पर रख दिया। जैसे कि अगर अपन अंग्रेजी में अल्फाबेट के नाम देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि ए के बाद बी आना चाहिए, सी, तो ये वर्णानुक्रम है, मतलब एक वर्ण के बाद जो दूसरा वर्ण आएगा ना उसके आधार पे। अब इसमें जितने भी बच्चे होंगे जो ए नाम से स्टार्ट हो रहा है या जो भी कोई ग्रंथ है उसको सारे को एक साथ लिख देना है, ए वाले को, ठीक है। बी वाले में ऐसे अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो ए से जो स्टार्ट हो रहा है कोई शब्द, ठीक है, ए जो एस अपना आता है उससे कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसमें जो भी रिलेटिव वर्ड है या कोई कवि है, रचनाएं, उन सारे को एक साथ लिख देना। बस ये गलती है इसमें, ठीक है। जब ये इसमें ये कमी हुई है कि इन दोनों ने क्या किया है, जो भी लेखक आता है, जैसे कि एग्जांपल में ग्रास दा तासी, ठीक है, होलीडेकर, होलीडेकर बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्रास दा तासी, ग्रास दा होल्डेकर तासी इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले गड़बड़ ये की है कि दो कवि हुए हैं, एग्जांपल में इसने वर्णानुक्रम का प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम क्या है, कोई भी शब्दों को क्रम के हिसाब से लिख दिया। पर जैसे किसी का मोहल्ले पड़े, उसमें आप देखो, जैसा मोहल्ले पड़े उसमें मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, ठीक है, तो मुझे 10 बच्चों की सीट चाहिए, ठीक है, पूरे अपने जैसे कि पूरे अपने कस्बा है जो पूरा या शहर के अंदर 10 बच्चों को उनको चुन के लाना है। तो मैं सबसे पहले क्या किया है तो इसमें मेरे सबसे पहले मैं 10 बच्चों को चुनूंगा जो मेरे पास के होंगे, ना कि पूरे शहर के। पूरे शहर की जरूरत क्या पड़ी, तो ऐसे ही इसने ये गड़बड़ की है। जितने भी कवि हुए हैं जैसे कि कबीर और केशव, ये दोनों अलग अलग पद्धतियां हैं, ठीक है, अलग अलग पद्धतियों को अपनाते हैं, अलग अलग कालखंड के हिसाब से इनका जन्म हुआ है। जैसे कबीर का जो कवि है अपना, ठीक है, कबीर, इसका जन्म पहले होता है और केशव का बाद में होता है। तो इसने क्या किया है, ना तो जन्म के आधार पे उनका वर्गीकरण किया है, भाई पहले इसका जन्म हुआ है तो इसको पहले ले, दूसरे वाला केशव का बाद में हुआ तो केशव को ले। इसने क्या है, जो भी कैसे स्टार्ट हुआ उसको एक साथ रख दिया, ठीक है ना। ये वर्णानुक्रम विधि अपनाई है। दूसरी विधि आती है अपनी वर्ण के बाद आती है अपना तीन, ये टोटल 5 विधियां हैं, ठीक है, 5 वर्णानुक्रम। जैसे ये क्रम गलत हुआ, ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आई है वो आई है कालक्रम। कालक्रम दूसरे नंबर की पद्धति है। इसके बाद आती है विधेयवादी, विधेयवादी पद्धति, ठीक है, पद्धति, ठीक है ना। इस अपने को इसको अपना है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी के बाद आती है अपनी कौन सी, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक पद्धति, ये चौथी पद्धति का यूज हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में अंत में आती है कौन सी,
अरे उसको क्या बोलते हैं, जो मार्क्स ने दिया है ना, समाजवादी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं समाजवादी पद्धति। इन सब के जानते हैं कौन कौन ने दिया है। देखो कार्ल मार्क्स, कालक्रम का जो प्रयोग किया है वो इसमें दो व्यक्ति हैं। चलो इसमें भी ऐसे डाल देते हैं, ये दो अलग हो जाएंगे। पहले नंबर पे आता है सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, ठीक है। दूसरे नंबर पे मिश्र बंधु आते हैं, मिश्र बंधु। तो देखो मिश्र बंधु तीन भाई हैं, वो अलग अलग हैं, पर तीनों भाइयों ने अपना एक मतलब ग्रुप बनाया है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिश्र बंधु। जब भी आपको ये ऑप्शन दिखे, मतलब ये दिखता है कि मिश्र बंधु, मिश्र बंधु का मतलब वो तीनों भाइयों को एक साथ लेके ही काम किया जाता है, ठीक है ना। तो मिश्र बंधु याद रखना है। विधेयवादी पद्धति में अगर अपन पूरे विश्व में बात करें, पूरे विश्व संसार में जो प्रयोग किया है वो किया है हिप्पो हिपोलस हिपोलस टेंग। हिपोलस टेंग के नाम से एक व्यक्ति था, उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। और अगर अपन भारत में या हाँ भारत में देखते हैं कि भारत में सबसे पहले विधेयवादी पद्धति का यूज करने वाले कौन है, तो वो हो जाएंगे अपने राम राम कुमार रामचंद्र शुक्ल, है ना। रामचंद्र कुमार नहीं आएगा, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आती है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति में तो केवल एक काम हुआ है, शोध कार्य किया गया है, शोध कार्य के लिए प्रयोग, प्रयोगी लिख दो, है ना, प्रयोगी, ठीक है। तो ये शोध कार्य के लिए इसका प्रयोग किया गया है। पांचवें नंबर पे आते हैं अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको आचार्य बोलते हैं। जैसे आपने पीएचडी वगैरह करते हैं, जैसे डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तो ऐसे ही हिंदी में जो व्याख्या तो होंगे उसको अपन क्या बोल सकते हैं, व्याख्याता। मतलब एक तरह से जिसने पीएचडी कर रखी है उसको आचार्य आचार्य बोलते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे आएंगे जिसने हकीकत में डॉक्टर की, पर हिंदी फील्ड में जो सबसे आगे वो उसको अपन क्या बोलते हैं, आचार्य, ठीक है। तो इसमें आएगा आचार्य हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, ठीक है ना। इसने कैसे सिद्धांत को अपनाया है, यह है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जिसको अपन बोलते हैं मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद को अपन नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, अगर मार्क्सवाद होता है पूंजीपति और जो गरीब वर्ग है उनमें क्या है, भिड़ंत। भिड़ंत कैसे, जो इसमें आएगा शोषण, एक तो आएगा शोषित, शोषित वर्ग व शोषण, शोषण होने वाला वर्ग, ठीक है भाई। इसमें कितना वर्ग आएंगे, पांच वर्ग आएंगे। और पांच कौन से हैं, पहला आता है, सॉरी ये अपन बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें क्या आता है, मार्क्सवाद, उसको अपन मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स में क्या होता है, इसमें दो वर्गों को बताया है। दो वर्ग कौन से, एक होता है पूंजीपति जिसके पास धन वगैरह होते हैं, उसको अपन बोलते हैं शोषित वर्ग, मतलब वो क्या करते हैं, शोषण, एग्जाम्पल में बाद में बताएंगे। दूसरा आता है शोषण होने वाला वर्ग, जिसका शोषण किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में कोई कंपनी, कंपनी का जो हेड है, चेयरमैन वगैरह या जो भी है जिसका ऑनर है, ठीक है, वो तो हो जाएगा पूंजीपति, क्योंकि उसके पास तो क्या है, दुनिया भर का अथाह रुपया, पैसा है, पूरा आराम शौक कर रहा है और सारी सुविधाओं का उपयोग करता है। पर जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल में उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और उनको अपन कम रेट पे, एग्जाम्पल में उसके सैलरी होनी चाहिए मिनिमम 10,000 रुपए स्टार्टिंग, और उसको अपन रखते हैं 8,000। तो कम खर्च में, मतलब कि रुपया तो वो कम खर्च कर रहा है और ज्यादा उनसे क्या करवाते हैं, मेहनत, तो उसको बोलते हैं अपन शोषित वर्ग, ठीक है। शोषित लिख दो, शोषण होने वाला वर्ग लिख दो, ये सारी चीजों को उतारो आप, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब अपन बढ़ेंगे अपन ग्रंथों की ओर, ठीक है। और जो अपना ग्रंथ होने वाला है स्टार्टिंग, सबसे पहले वो होगा हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जो अपन स्टार्टिंग करने वाले। सबसे पहले जो ग्रंथ का स्टार्टिंग किया है वो घरासीदास तासी ने किया है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो अपन इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे भाई।
उतार लीजिए भाई। उतार लो। चलें क्या भाई? यार मार्कर डस्ट है। लिया। ठीक है भाई, आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं अब अपन। अब होने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक है ना। और यहीं से अब खतरनाक क्वेश्चन चालू होंगे आपके, जो आपके लिए एग्जाम में सबसे स्टार्टिंग होने वाली है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहीं से होंगे। हालांकि ये सारा इम्पोर्टेंट है, फिर भी जो क्योंकि ग्रंथ के बारे में चर्चा होती है तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं सारी चीज समझ आ दी ना। ये विश्व में आगे सबसे पहले विधेयवादी पद्धति को अपनाने वाला लिपोलस, ठीक है, तैन है। और भारत में सबसे पहले किसने अपनाई है? रामचंद्र शुक्ल। दोनों का एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल का क्या है? बिल्कुल अपोजिट खेल है। एक दूसरे से क्या है? चिढ़ते हैं। चिढ़ते का मतलब एक तरह से इसको जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको क्या जलन है। कैसे? ये अगर कहेगा कि हमको सीधे रास्ते जाना है तो हजारी प्रसाद बोलेंगे हमको ऐसे जाना है, मतलब उसको घुमा करके, ना कि सीधा जाना। उसके इसके हमेशा क्या करता है? विरोधाभास, इसको हमेशा अलग करता है। ठीक है ना। ये इसकी स्टोरी है, जिससे आपको क्या, आपको क्लियर चीज समझ में आ जाएगी। अरे ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी साहित्य में ऐसे ही करेगा ये। ठीक है। कहीं आप कहानी समझ रहे हो इसको, तो ये कहानी नहीं है। समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? कहानी नहीं है। हिंदी साहित्य का सबसे स्टार्टिंग वाला ग्रंथ वो लिखने वाले विदेशी हैं, और जिसको स्टार्टिंग किया है किसने? नंबर 1। ग्रंथ का नाम है इस्ताबार। ठीक है। पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर आपको लिखना है। ठीक है ना। इस्ताबार द ला लेतोरेत्य एंदोई हिंदुस्तान। और इसके जो लेखक हैं वो आपको लिखना है ग्रास ग्रासा दा वर्डेकर, है ना। पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, होल डेकर। नाम कम पड़ रहा है, नाम तो ज्यादा पड़ रहा है, साइज कम पड़ रही है। ठीक है। नाम बड़ा हो रहा है ना इसका। ठीक है। गारसा दा होल डेकर पासी। ठीक है भाई। जितने अपने पास सुविधाएं पूरा यूज कर रहे हैं, पूरे ब्लैक बोर्ड का, ऐसा तो नहीं कम। ठीक है ना। तो देखो, इस्तबार दाला तुरले, हमें जैसे ही लिख रहा है वो शब्द सही है। ठीक है ना। लितो रे त्योर इंदोई हिंदुस्तान। ठीक है। हिंदुस्तान। ठीक है। सॉरी हिंदुस्तानी। ठीक है। हाँ, ये इसने लिखा है, और इसको ये सबसे पहला ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला आपको ऐसे ग्रंथ लिखना है और उसके बाद उसका लेखक लिखना है। ठीक है ना। ये लेखक के सामने वाला, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अब ऐसे, जिससे कि आपने को पूरा इंपॉर्टेंट मेमोर पता पड़ना चाहिए। पहली बात है प्रकाशन, इसका प्रकाशन करने वाले कौन है। दूसरी बात, इसका मुद्रण मुद्रण करने वाला, प्रकाशन के भाग,
प्रकाशन होने में, ठीक है, ऐसे लिखो प्रकाशन, सीधा लिख दो। ये तो प्रकाशन करने वाली संस्था हो जाएगी, प्रकाशन, या लिख दो प्रकाशन, ये प्रकाशन करने वाली क्या है, संस्था हो जाएगा ना। अब क्लियर, प्रकाशन होगा ये। देखो इसके बाद आती है, प्रकाशन हो गया, ये हो गया, मुद्रण हो गया, है ना, और भाषा, इसकी भाषा। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, द ओरिएंटल, ओरिएंटल, ये कंपनी है जिसका नाम है पूरा द ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति, ठीक है ना, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति। और ये कहाँ की भाई साहब, ये है फ्रांस की, ठीक है, कहाँ की संस्था है, फ्रांस की। मुद्रण का मतलब होता है भाई छापना, उसको छापा किसने, तो ये प्रचार, ये 6 चम्मच से आगे ये आती है, ठीक है ना, बाद में क्या है, प्रचार, विधा, अनुवाद, अनुवादक समिति, इसने इसको छापा है भाई, ठीक है ना। ये जो किताब है इसको छापने वाला ये है, और इसका जो प्रकाशन किया करने वाली संस्था ये है। इसका जो प्रकाशन हुआ है भाई, ये प्रकाशन दो भागों में हुआ, और दोनों भागों का जो समय है वो अलग अलग है। एक तो हुआ है 1938 में, और वो सॉरी 1838 में। दूसरा जो प्रकाशन हुआ है 1847 में, 47, समझ गए ना, 47। इसकी जो भाषा है वो है अपनी फ्रेंच, क्योंकि भाई ये विदेशी था ना, ये कहाँ का था, विदेशी, ब्रिटेन, ठीक है ना, इंग्लैंड साइड का व्यक्ति था, सॉरी फ्रांस का, है, तो इसकी जो भाषा ही वो कौन सी है, फ्रेंच। भाई जैसे कि आप ना कोई भी चीज लिखते हैं, ठीक है, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, प्रेजेंट में अंग्रेजी भी है अपने पास, कुछ संस्कृत भी सीखी हो तो संस्कृत में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है, और पंजाबी में लिख सकते हैं, सिंधी में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं। जो ये तो क्या है, अपनी लोकल भाषा है जिसको अपन जान रहे हैं, पर इस समय हमेशा अपन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोकल भाषा है जिसको अपन जान रहे हैं, उसमें तो लिख सकते हैं, मातृभाषा के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर हम क्या किसी देश की और की भाषा लिख सकते हैं, इनको सारी कुछ चीजों को छोड़ दें। आप सोचेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी जो पूरा नेशनल स्तर पे है उसको तो एक साइड रखो, बाकी की अब जैसे फ्रेंच में लिखना है लिख सकते हैं, नहीं अपने को जापान की भाषा लिखनी है ना, नहीं लिख सकते। तो ये सारी चीजों को क्या है, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे। इसका सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे दिख रहे हैं, समझ में आ रही होगी। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति के द्वारा प्रकाशन हुआ। अगर प्रश्न आ जाता है जैसे कि गारसादास तासी, ठीक है, इसकी जो किताब है या सबसे पहला जो ग्रंथ है उसकी रचना या उसका प्रकाशन किस समिति ने किया है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। अगर पूछ ले कि ग्रासी की जो पुस्तक है, ये पुस्तक है, ठीक है, इसकी रचना है, इसकी रचना, ठीक है, इसकी रचना का मुद्रण किसने किया है, तो ये समिति है, ठीक है। इसके बाद प्रकाशन पूछ ले तो दो प्रकाशन हुआ 38 में, 1838, 1847, 47 में, ठीक है। भाषा पूछे तो फ्रेंच भाषा थी। और अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे भाषा को अनुवादन, ठीक है ना। तो फ्रेंच में स्टार्ट करेंगे, फ्रेंच भाषा का अनुवाद करेंगे अपनी भाषा में, जब तो हिंदी में लाएंगे भाई, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है। हिंदी भाषा को अपन निकालेंगे कैसे, शुरुआत से तो निकालेंगे कैसे कैसे बनी है हिंदी भाषा। फ्रेंच का अनुवादन या अनुवाद यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो फ्रेंच भाषा का जो अनुवाद हुआ है ना, सबसे पहले जो करने वाले व्यक्ति है, यहां से लिख देता हूं, सबसे पहले 1948 में हुआ है। 1948 में उर्दू उर्दू में इसका अनुवाद अनुवाद
हुआ। 1838 में इसका क्या किया अपन ने, अनुवाद किया भाई। किसमें, 1848, सॉरी 38 मत करना, 48 है ना, 48, 48 ठीक है, में हुआ है इसका प्रकाशन। और इसकी बात करें, हाँ प्रकाशन हुआ। करने वाला व्यक्ति किसने किया, ऐसे लिखो, दोनों शब्द गड़बड़ आ रहे हैं ना। अनुवाद किया, अनुवादक, ऐसे लिख दो सीधा, अनुवादक। अनुवादक क्या कौन है, इसका जो अनुवादक है उसका नाम है मौलवी। मौलवी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि उर्दू भाई मौलवी, मौलवी करीमुद्दीन, मुद्दीन, ठीक है, करीमुद्दीन ने किया है। और किसमें किया है, इसने अपनी एक रचना का नाम दिया, देखो मौलवी करीमुद्दीन ने इसका अनुवाद किया है उर्दू भाषा के अंदर। याद रखना है कौन सी भाषा में, उर्दू में, उर्दू भी काम किया, ठीक है। 1848 में किया मौलवी के द्वारा, ठीक है। मौलवी कौन सा, करीमुद्दीन। और इसने जो अनुवाद करने के बाद अनुवाद अनुवाद किया, अनुवाद किया। अगर इसने अनुवाद किसमें किया है, तो इसने अपनी किताब बनाई है, उसका नाम है तावरा, है ना। एक सेकंड, ताब का तो मैं इसको अलग अलग डैश लगा क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आप जो बड़े शब्द है ना इसके, क्योंकि भाई उर्दू है, उर्दू में तो अपने हिसाब से शब्द लिखे जाएंगे, जिसको आप पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो दोनों एक साथ लिख लेना है, हल्का हल्का सा गैप लगा लेना, उससे क्या है दोनों शब्दों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो सुवार, ठीक है, मैं किया, ये आपको याद रखना है, एक किताब है, समझ गए। मौलवी के द्वारा जो रचना की है उसका अनुवाद जो किया है ना, वो किसमें किया है, वो किया है तबाका तुर सुवार, ठीक है, ये इसकी बुक है, ठीक है। इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। उतार लो, लिख लो भाई थोड़ा स्पीड में। इस सम को सही करना है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 39, ठीक है, 39। चलो शुरू कर लेते हैं आगे की ओर, मजा तो आने वाला है। अब तो फ्रेंच भाषा का अनुवाद ही अनुवाद चलेगा कुछ देर, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो मैं ऊपर से मिटा लेता हूँ, है ना। चलो आगे की ओर बढ़ लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना कहीं गड़बड़ कर दें आप। फ्रेंच भाषा चल रही है ना, ये आपको याद रखनी है, फ्रेंच भाषा के ही अपन क्या करने वाले हैं, अनुवाद करेंगे, जिससे क्या है और किस किस भाषा में हुआ है ये भी अपन जानेंगे। तो ये तो हो गया अपना ये। अब हिंदी में देख लेते हैं फ्रेंच भाषा का अनुवाद। चलो ऐसे गिन लो, है ना, बिंदी से जो ध्यान रहेगा। अब हिंदी में देख लेते हैं अनुवाद, ठीक है, हिंदी भाषा का अनुवाद। इसके नीचे अपन सबसे पहले ये छोटी सी चीज लिख देंगे, आपको लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले तो अपन आगे की डिटेल पूरी करेंगे, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे।
तो सुनो, गार्सा, द काशी की रचना का अनुवाद, रचना का अनुवाद, अनुवाद हिंदी में, हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में, हिंदी में सन 1952, 1952 में प्रयाग, एक प्रयाग है ना, प्रयाग विश्वविद्यालय, यहाँ लिख दो, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर का नाम याद रखना है, बड़ा कर रहा हूं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सागर, लक्ष्मी नारायण सागर ने किया तथा इसका नाम, इसका नाम, भाई बदल, नाम तो बदलेगा भाई, मेरी रचना है, मैंने अनुवाद किया है तो मैं तो नाम बदलूंगा ना भाई, मेहनत तो इसने की है, प्रॉफिट कोई और ले जाए तो बेकार थोड़ी है, वो तो बेकार है ना। तो इसका नाम एंदोई, दो साहित्य का इतिहास, सॉरी हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, एक सेकंड, हिंदू साहित्य का इतिहास, हिंदू साहित्य का इतिहास, अरे उल्टा लिख गया, ये साहित्य है, ठीक है ना, साहित्य का इतिहास, इस नाम से इसने क्या किया, रचना की है, ये आपको याद रखनी है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट अंग्रेजी में देख लेते हैं, अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में भी हुआ होगा, अंग्रेजी में अनुवाद प्रोफेसर लेगविन, ठीक है, लेगविन ने किया, लेगविन ने किया, लेंग ने की बिंदी है ना, लेंगवेन ने किया, तो इसको यहां तक उतार लीजिए, ठीक है, मजा आया ना। तो हमने ये अनुवाद कर दिया भाई, अब तक हमने इसके क्या अनुवाद कर दिए, लक्ष्मी नारायण सागर वैष्णव है ना, इसका पूरा नाम है लक्ष्मी सागर, या इसको अपन इतना तो अब नहीं घुस सकता है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है, इसको सही कर लेना क्योंकि हमारे पास जगह कम है थोड़ी सी, लक्ष्मी सागर, या ऐसे ही लिखो, इसका पूरा नाम काटो, लक्ष्मी सागर वैष्णव, एक सेकंड, वैष्णव, ये ठीक है भाई, ये है, इसने कर दिया है, नोट लगना है, ये सबसे पहले हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, समझ गए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है भाई ये, ठीक है, उतार लो। ये तो उतार लिया होगा, उतार लीजिए, वैसे तो उतार लिया होगा, इतना तो स्पीड है आपकी, फिर भी लिख लो। ताशी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी करेंगे, है ना। ये याद रखना है, जो भी सन आएगा ना उसमें ईसवी और इसका ध्यान रखना है, ईसवी है, ठीक है ना, क्योंकि ईसवी और विक्रमी इनमें क्या थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ चलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे, इसमें क्या थोड़ा निकलना कठिन हो जाएगा, इसलिए ईसवी, ठीक है।
चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। पूरा एक बोर्ड साफ कर रहा हूँ मैं एक बार, है ना। उससे क्या थोड़ी सी अपने को जगह भी कम मिल जाएगी और ताशी के बारे में कुछ जानकारी और एक्स्ट्रा मिलेगी भाई, ठीक है ना। ये बेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, पूरा मटेरियल जो काम काम का है ना बस वही चल रहा है, ना एक्स्ट्रा ना ज्यादा ना कम, ठीक है। फिर भी साथ रहेंगे हम, बस ये चल रहा है अपने को। तो बस इतनी चीज होनी चाहिए जिससे अपना जो एग्जाम है वो क्या हो जाए, पार हो जाए, और तो अपने से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं ताशी, उसमें बंदी बना के लिख लेना, आगे अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये मैं भी क्या बना देता हूँ, ठीक है। ताशी शॉर्ट में बोल रहे हैं, ताशी ने 66 पुस्तकें पढ़ी। पुस्तकें मतलब उसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और हिंदी में इसको बुक बोलते हैं और अंग्रेजी में बुक बोलते हैं, ठीक है ना। पुस्तकें पढ़ी भाई। ये ग्रंथ का निर्माण जब करेगा जब भाई विदेशी आदमी, विदेश वाला आदमी हमारे बारे में क्या जानता है, कुछ जानता है क्या, नहीं जानता। तो सबसे पहले उसको कुछ हमारे साहित्य साहित्य तो ही नहीं है अपने पास, तो साहित्य तो उसका ही नहीं, पर संस्कृति और उसका वातावरण, उसकी सभ्यता, उससे तो टच होना पड़ेगा। तो इस समय जो भी किताबें मिली उनसे उसने क्या टच हुआ है। इसमें देखो 66 किताबें पढ़ी तथा हिंदी की, तथा इसमें हिंदी की कुल 11 बुक थी। अधिकतर किसकी हैं, अधिकतर इसमें जो अधिकतर बुकें हुई है ना वो किसकी गई है भाई, वो गई है अपनी उर्दू की, अधिकतर उर्दू, ठीक है। उर्दू फारसी, उर्दू फारसी और उर्दू है फारसी है, आदि बुकें हैं, ठीक है ना। उर्दू की है, फारसी की है, और जो कुछ भी हाथ पढ़ा है अदर्स पढ़ी जाता है। और भारत जो हिंदी, अपन हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसपे हम बात कर रहे हैं, उसकी केवल 11 किताब, बाकी की जो अगर आप देखते हैं तो लगभग लगभग 55 एक किताब, ठीक है, 55-56 एक किताब किसकी पढ़ी है इसने, किसके बारे में पढ़ी है, हिंदी की, ठीक, ओ सॉरी अदर्स भाषा की पढ़ी है। ये इसकी स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है ना। ये अपन यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं। 11 बुक हो गई है ना। बुक के आगे अपन पढ़ने वाले हैं अपन ताशी के बारे में, और तो इसके बारे में एक छोटी सी बात है, ये लिख देते हैं, गारसा द ताशी, ताशी को। भाई इसका कारण क्या है कि उसने अलग ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, क्यों पढ़ी हैं, तो इसमें क्या है, अधिकतर फारसी वगैरह के शब्द कम, ठीक है ना, तो फारसी अपने यहाँ पे ऐसी नहीं चलती, रोमन चलती है, कुछ यूनानी चलती है, वो भाषा को छोड़ करके। तो देखो गारसीदा ताशी ने, ताशी को उर्दू से, उर्दू थी ना, उर्दू से अधिक प्रेम था, प्रेम था, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है। उसका पढ़ने का कारण क्या है, उसको ज्यादा लगाव है उससे, उसके कविताओं से। तो इसने, ये है इसकी बात कि उसको ज्यादा लगाव है, जो चीज अपने को इंटरेस्ट आएगी ना, एग्जाम्पल में जो भी आपको चीज अच्छी लगेगी, एग्जाम्पल देखो कैसा, यदि आपका जो आपको पता है पूरे दिन का शेड्यूल बना कि इस टाइम मेरा अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे कि काउंटिंग के बारे में या कोई इकोनॉमी के बारे में, मैथ के बारे में, तो शाम तक लगभग लगभग मेरे हिसाब से जो शाम का टाइम होगा ना इवनिंग का, वो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मतलब हिंदी में बोले तो क्या, रस की उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि रस नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कैसे हो जाएगा, निराशाजनक, ठीक है ना। तो ये इसका कारण यही है कि इसको जो चीज अच्छी लगी उससे ही रिलेटिव हो गया, और उसने ज्यादातर किसका प्रयोग किया है, उर्दू का, ठीक है ना। अब अपन लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये यहीं से लिख रहा हूं स्टार बना के। ये एक प्रोफेसर हुए भाई, प्रोफेसर नलिनी
प्रोफेसर नलिनी। प्रोफेसर नलिनी बिलोचन। नलिनी बिलोचन ने, नलिनी बिलोचन ये कौन है भाई? एक मेल है, ठीक है ना, कहीं आप इसको फीमेल समझ लें। नलिनी बिलोचन ने इसको प्रथम इतिहासकार, इसने प्रथम इतिहासकार व हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहा। इसको उतारिए भाई। ये हिंदी साहित्य का गारसी को पहला जो इतिहासकार और इसका जो ग्रंथ है उसको सबसे पहला मानने वाला कौन है? ये नलिनी बिलोचन, ठीक है ना। इसको यहाँ तक उतारिए, फिर इसकी कमियों को चर्चा करेंगे अपन आगे की ओर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, नलिनी बिलोचन, ठीक है ना। यहाँ तक की स्टोरी यही इंपॉर्टेंट है अपने पास, क्योंकि आपको इतिहासकार प्रथम भाई गारसीदा तासी, ठीक है, होल्डिंगर जो अपने पास है, ठीक है, उसको सबसे पहले इतिहासकार या हिंदी साहित्य का इतिहासकार किसने कहा है? तो यह आ जाएगा नलिनी बिलोचन। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहने वाला व्यक्ति कौन है? गारसीदा तासी का, वो है नलिनी बिलोचन। ये आपको याद रखना है। साथ में अपन पढ़ेंगे, अपन तासी, तासी पढ़ रहे हैं अपन, इसी में लिखो तासी के ग्रंथ में कवियों की संख्या, कवियों भाई जो भी कवि हैं, कवियों की संख्या टोटल है 738, ठीक है ना। टोटल सर कितने हैं? 738, और इसमें लगभग 56, ठीक है, कितने, सॉरी, इसमें लगभग 72 मैं लिख देता हूं। ये तो है टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 738, ठीक है। और इसमें हिंदी का कवि बात करें, हिंदी के कवियों की संख्या तो ये हो जाएगी 72। और बाकी जो शेष है ना, वो उर्दू के, फारसी के, यूनानी, रोमन जो भी भाषाएं उनके थे, जो गारसी की इस बुक में है, ठीक है ना। तो यहां तक ये समझ में आ गया ना पूरा फॉर्मेट। अब अपन कमियों के आगे चर्चा करेंगे, गारसी की कमियां कौन कौन सी हैं। बता दूं भाई? चलो भाई, चलो आगे, ठीक है, फुल स्पीड, नॉन स्टॉप गाड़ी चलनी चाहिए। आप सोचते होंगे भाई लॉन्ग वीडियो क्यों? तो लॉन्ग वीडियो केवल ज्यादा नहीं है, क्योंकि अपन ज्यादा में, सॉरी, कम में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 1 घंटे में, 1 घंटे के आसपास का इसका क्या होता है, टाइमिंग होगी, ठीक है। कम भी हो सकता है, 1 आध 2 मिनट आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो देखो, गारसी का ग्रंथ में, गारसी दा तासी के जो ग्रंथी बोलते हैं, इनको रचना, भाई इसने जो रचना की है उसको अपन ग्रंथ बोल रहे हैं। इसमें आ जाता है भाई प्रमुख पदी, ये तो पद्धतियां यार गलत कर दिया है ना, ये टॉपिक चेंज नहीं किया अपन ने, सॉरी यार, हो गया मिस्टेक, गलती से ध्यान नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये है हिंदी साहित्य की प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, या इसको अपन क्या बोलते हैं, रचनाएं। इसको थोड़ा सही कर लेना है ना, मिस्टेक हो गया। तो देखो हिंदी, इसका जो ग्रंथ है ना, इसका जो प्रथम कवि है, प्रथम भाई 70, ये इसमें कितना है 738, ठीक है, 738, ये जो कवि है, इसका जो प्रथम कवि है फर्स्ट नंबर का, वो है अपना हेमंत। तो
ठीक है। और इसका जो अंतिम कवि है, अंतिम लास्ट वाला, उसका नाम है अंगद। अंगद, अंगद, ठीक है ना, दोनों चीज ऐड। अब अपन देख लेते हैं कमियां। ज्यादा तो नहीं, ग्रंथ बड़े मजेदार ग्रंथ है, ठीक है। नीचे वाले को मैं मिटा रहा हूं, ये अपना काम हो गया। सुनिए कमियां। सबसे पहले इसने वर्णानुक्रम का यूज किया है। वर्णानुक्रम का प्रयोग किया, जो कि गलत था। इसने इसने कवि, कबीर है ना, कबीर साहब, कबीर व केशव को, केशव को तथा अन्य कवियों को, कवियों को कालक्रम, कालक्रम में, कालक्रम में ना बांट कर एक साथ रख दिया। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है भाई। कौन सा? वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम मैं आपको समझा दिया है, फिर से समझा दूं। इसके जैसे गारसी के आसपास में जितने भी जैसे कि उर्दू की जद जानकारी या और कोई की है ना, इसने क्या है, उसके जन्म के आधार पे, उसके कार्य के आधार पे उसका वर्गीकरण नहीं किया है। जैसे कि किसी कवि का ज्यादा पहले जन्म हुआ है, किसी और दूसरे कवि का पहले हुआ है, उसका बाद में हुआ है, तो इसने क्या है, गड़बड़ कर दी है। जो मन में आया, ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से इसने ले लिया, जो कि गलत था, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आती है इसकी कमियां। इसने, देखो हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी के अलावा, हिंदी के अलावा अलावा अन्य कवियों को, अन्य जो कवियों को स्थान दिया। अन्य कवियों को क्या दे दिया? स्थान। कैसे? हमको चाहिए हिंदी के कवि, और ये ढूंढ रहा है और अदर्स के, जैसे कि फारसी के लिए आया, उर्दू के लिए आया, रोमन के लिए आया, जापान के लिए आया, जहाँ के मरे वहां के इसने हिंदी। और लास्ट में इसने सबसे बड़ी बात बोल दी, जो हिंदी है ना, ठीक है, हिंदी वो किसकी देन है? जो भारत के अंदर जो हिंदी है वो अंग्रेजों की भाषा है, ठीक है। सोच के देखिए, अगर अंग्रेजों की भाषा होती तो वो हिंदी नहीं बोल सकते क्या? वो शुद्ध बोलना चाहिए। अब हमारे भारत में जब भी कोई इंडियन, कोई बाहर के आते हैं तो उसका क्या मजाक होता है, वो कोशिश करता है हिंदी बोलने की, हिंदी नहीं बोल पाता है। अगर हिंदी होती तो हमसे अच्छा बोलता, जैसा अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हिंदी इसकी बात नहीं थी, ठीक है ना। तो ये हिंदी के अलावा अन्य कवियों को इसने अपने ग्रंथ में स्थान दे दिया। तीसरे नंबर पे, जैसे इसने दो दो गलतियां तो ये कर चुका है, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी गलती इसने किया है, जो इसने ग्रंथ बनाया ना, ग्रंथ इतना बड़ा बन गया, मतलब मन में आए। अब एक चीज सोचो, आपके पास सिलेबस हो और आपके पास जैसे इतनी मोटी बुक हो, तो उसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ऐसे ही में इतनी बड़ी, ठीक है, एक बड़ा सा ग्रंथ रख दूं, मोटी किताब रख दूं, तो आपका पहले ही मन कैसे हो जाएगा, कैंसिल, कि इसको मत पढ़ो यार और कुछ देखेंगे। तो ऐसे ही इसने ये गड़बड़ करी है। तो विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार ताशी का ग्रंथ, शॉर्ट में लिखना है ना अपन, ताशी का ग्रंथ भरतकोश, भरत मतलब बड़ा, ठीक है, भरतकोश ऑब्लिक साहित्य कोश। कोश का मतलब क्या होता है? भंडार, है ना। और एक तरह से अपन, है ना, और ये कोश हो गया, भरत कोश हो गया। और इसको ही अपन ने, इसने ये को नाम दिया यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत का नाम दिया। मतलब इसका कह दिया सारे कवियों ने कि जो इसका ग्रंथ है ना वो कैसा है, यात्रा वृत्तांत।
घूमने वाली स्थिति में, मतलब मन चाहे कोई जगह घूमने गए, उसका वर्णन करता है। मन में जो चीज उसको मिल गई, घूमते घूमते जो चीज उठा ली उसने। भरत भरतकोश है, इसका जो ग्रंथ है वो पढ़ने की चीज कम है, उसमें वेस्ट की ज्यादा है, मतलब फालतू और ज्यादा मिल जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, भरतकोश। बड़ा बना दिया इकट्ठे करके सारे उर्दू कवि, अदर्स कवियों को जोड़ करके, है ना। और इसके बाद साहित्य कोश, साहित्य के नाम पे इतना बड़ा कोश अपने ग्रंथ बना दिए कि उसको पढ़ना कैसा है, एक तरह से असंभव सा लगता है, ठीक है ना। तो ये अपना तासी वाला कंप्लीट है। फिर अपन आगे की ओर देखेंगे अगली क्लास में। शिव कुमार सेंगर, तो इसकी जो रचना है वो शिव सरोज, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे बाद में। इसका पहला जो कवि है ना, वो आपको याद रखना कौन है, हेमंत, ठीक है। कवि कौन सा है इसका, हेमंत। हेमंत कवि है भाई। अरे इसका उल्टा कर दिया अपन ने, है ना, ये उल्टा हो गया है, इसको थोड़ा सही करना। अंगद इसका पहला कवि है। अंगद कौन सा है, सॉरी मिस्टेक, उल्टा लिख दिया अपन ने, है ना। अंगद है वो तो है पहला, अंगद, और हेमंत है ये बाद में, ठीक है ना। अंतिम कवि कौन सा, हेमंत और अंगद पहले, क्रम से याद रख लो। ए से जो स्टार्ट हो रहा है अंगद, और हेमंत अंतिम आ रहा है एच पे, ठीक है ना। इतने ही समझो, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है भाई, ये पूरी डिटेल कंप्लीट। घासीदास का सबसे पहला जो स्टार्टिंग, सबसे हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला ग्रंथ और इतिहासकार जिसने कहा है, ब्लोचन, ठीक है ना। ब्लोचन कौन सा है, नलनी, है ना, याद रखना है। हिंदी साहित्य का अनुवाद किसने किया है, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने, ठीक है ना। ये कहाँ के प्रोफेसर है, कौन सी जगह के, प्राय प्रयाग विश्वविद्यालय के, ठीक है ना, जो कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर। अब तो प्रयागराज का क्या लगा था, कुंभ लगा था, जो अस्थायी रूप से उसको क्या बना दिया, सिटी घोषित किया था, ठीक है ना। करंट पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, उसको अस्थायी बोले हैं, क्योंकि वो स्थिर शहर नहीं बनाया था उस टाइम, और ना ही वो है फिलहाल, अभी अभी तक तो है नहीं है, और हो जाएगा तो पता नहीं, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, और जो इसको पास क्या है, पेमेंट नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल क्लास अपनी कैसे चल रही है, फ्री चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।